हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम इस टॉपिक में इसकी प्रोसेस के बारे में स्टेप्स बाय स्टेप्स इसकी प्रोसेस के प्रिंसिपल्स के एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों की जाती है। पहला रीज़न है जेनेटिक मेकअप को कंपेयर करने के लिए, किसी भी दो इंसानों के जेनेटिक मेकअप को कंपेयर करने के लिए। दूसरा है जैसे कहीं पे क्राइम है, क्राइम सीन पे हमें कोई डीएनए मिला है तो उस डीएनए को हमें किसी पे शक है उससे कंपेयर करने के लिए, उसके डीएनए को लेके हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए, पैटर्निटी टेस्ट का मतलब है कि मान लो कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और जो उसका हस्बैंड है वो बोल रहा है कि वो बच्चा उसका नहीं है, तो एज हम डीएनए लेके बच्चे का डीएनए फीटस का जो फीटल फ्लूइड रहता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चे का, तो उससे हम उसके हस्बैंड का डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि फादर कौन है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे रीजंस हैं, हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसके स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो 99.9% रहता है डीएनए, वो सभी ह्यूमंस में सेम रहता है। 99% ऑफ डीएनए इज़ सेम इन ऑल ह्यूमन, जिसमें से जो 0.1% रहता है वो डिफरेंट होता है। अब आपने तो डीएनए के बारे में यही पढ़ा होगा, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन्स, क्रोमैटिन, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो डीएनए होता है उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन्स के बीच में जो बाकी बचा हुआ डीएनए रहता है उसे हम जंक डीएनए कहते हैं। जो जंक डीएनए होता है वही डिफरेंट होता है सारे ह्यूमंस में। जीन तो सभी में सेम होते हैं, बस सभी ह्यूमंस में अलील्स का फ़र्क होता है। अलील्स में कहीं कोई डोमिनेंट हो जाता है, कहीं कुछ और डोमिनेंट हो जाता है। इसकी वजह से हम थोड़े डिसिमिलर हो जाते हैं। और जो जंक डीएनए रहता है वो सभी में डिफरेंट रहता है, जिसका कुछ काम नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जंक डीएनए का ही होता है। जीन, नो डिसिमिलैरिटीज सेम इन ह्यूमन और अलील्स। जो जीन रहता है उसमें कोई भी डिसिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, सारे ह्यूमंस में सेम रहता है, केवल अलील का फ़र्क होता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप 1 है जिसमें हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा देंगे डीएनए की। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जंक डीएनए हैज़ रिपीटेटिंग सीक्वेंस। जो जंक डीएनए होता है उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस रहते हैं। मान लो कोई भी मैन ए है, मैन बी है, ठीक है, उसके क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसका डीएनए ये है। ठीक है, ये जीन्स हैं और ये जंक डीएनए है। क्रोमोसोम जो मैन बी है उसका सेम क्रोमोसोम है और ये जंक डीएनए है और ये जीन प्रेजेंट है। मान लो मैन ए है, उसके दो जीन्स के बीच में जो सीक्वेंस है वो 3 बार रिपीट हुआ है। ATCG, ATCG एंड ATCG, ये 3 बार रिपीट हुआ है। लेकिन जो मैन बी है उसके क्रोमोसोम नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर में ये सीक्वेंस 2 बार रिपीट हुआ है। या फिर कोई दूसरा सीक्वेंस होगा ATGC या फिर ATCG ऐसे करके, या फिर ACTG ऐसे करके एक सीक्वेंस 2 बार रिपीट हुए हैं या 3 बार रिपीट हुए हैं, बस जंक डीएनए में डिफ़र करता है। ठीक है, और जो ये सीक्वेंस रहते हैं, ये रिपीटेटिंग सीक्वेंस जो रहते हैं जंक डीएनए में, वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, केवल जो जीन्स होते हैं वही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ऑल ह्यूमंस हैव वेरिएबल रिपीट्स एंड ऑल्सो नोन एज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। जो सारे ह्यूमंस होते हैं उसमें जो रिपीटेटिंग सीक्वेंस रहते हैं वो डिफ़र करते हैं। ठीक है, इसी को हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहते हैं। और ये इसे हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहते हैं, इसी रिपीटेटिंग सीक्वेंस को। हमने देखा कि हमने स्टेप 1 में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया था डीएनए का। तो इस स्टेप्स के बाद हमें 2 पीक्स दिखती हैं। एक हमें 2 पीक्स दिखती है, एक बल्क डीएनए की और एक स्मॉल पीक दिखती है। जो बल्क डीएनए की पीक रहती है वो सभी ह्यूमंस में सेम रहती है। इट मीन्स जहाँ जहाँ जीन प्रेजेंट थे वो उसकी पीक है जो बड़ी वाली रहती है। जो स्मॉल पीक होती है उसको हम सैटेलाइट डीएनए की पीक कहते हैं।
जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो सभी ह्यूमंस में डिफ़र करता है, ठीक है, सभी ह्यूमंस, जो कि जंक डीएनए का होता है। अब जो सैटेलाइट डीएनए है वहाँ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब जो डीएनए है, ह्यूमंस का जो डीएनए है उसमें जो सैटेलाइट डीएनए रहता है वो सभी में डिफ़र करता है, लेकिन जो बल्क डीएनए होता है वो सभी में सेम होता है। अब जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो सैटेलाइट होता है और एक मिनी सैटेलाइट होता है। अब हमें मिनी की ज़रूरत है। जो मिनी सैटेलाइट होता है वो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है और इसी में हमें रिपीटेटिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम तीन कोई भी इंसान लेते हैं, ऋतु, राजू एंड राम। अब जो ऋतु है उसका क्रोमोसोम नंबर ऐसा है जिसमें जो रिपीटेटिंग सीक्वेंस है क्रोमोसोम्स नंबर 3 एंड 4 में, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 में, क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, 3 और 4 बार रिपीटिंग सीक्वेंस है। राजू के क्रोमोसोम नंबर पे 5 और 6 बार रिपीटिंग सीक्वेंस है और जो राम है उसके क्रोमोसोम नंबर पे 2 और 7 बार रिपीटिंग सीक्वेंस है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो पता ही होगा, जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डीएनए का ब्रेकडाउन कर देता है। तो ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू इन क्रोमोसोम्स का डाइजेशन करवा देंगे। क्रोमोसोम्स का डाइजेशन का मतलब है जो रिपीटिंग सीक्वेंस रहेंगे वह तो हमें दिखेंगे, लेकिन जो बाकी का डीएनए होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। रिपीटिंग सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक डाउन करवा के हमें ऐसे देखने को मिलेगा, तीनों राम, राजू एंड ऋतु का क्रोमोसोम ऐसा देखने को मिलेगा। अब पहला स्टेप था डीएनए ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पीसीआर में भी पढ़ा था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के कटेड पीसेस रहते हैं उनको हम वेल में डाल देते हैं जहाँ की नेगेटिव साइड रहता है, क्योंकि जो डीएनए रहता है वो नेगेटिव साइड रहता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैथोड साइड डाल देंगे जो वेल रहता है, और उधर दूसरे एंड पे हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम एनोड कहते हैं, वो देखने को मिलता है। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेड है वो एगरोज जेल का बना रहता है और इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। अब जो एगरोज जेल रहता है वो हमें रेड एल्गे से मिलता है जिसका नाम होता है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। उससे हमें ये रेड एल्गे जो एगरोज जेल हमें प्रोवाइड कराती है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस एग्रोज बेड पे हम इसको डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स रहते हैं ये नेगेटिव होते हैं, तो ये एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं थ्रू पोर्स। अब जो डीएनए रहते हैं वो मास और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। मास मतलब जितना बड़ा डीएनए होगा और जितना कम उस पर चार्ज होगा वो सबसे पीछे रहेगा, और जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो सबसे आगे होगा, और जिसका मास सबसे कम होगा, जितने छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो मूवमेंट जल्दी कर लेंगे थ्रू पोर्स। ठीक है, इट मीन्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट मूव करेंगे, मास जितना कम होगा उतना फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, अब जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसमें से जिस पे जो क्रोमोसोम नंबर 1 है जो कि हमारा ऋतु का था, उसके रिपीटेटिंग सीक्वेंस थे 3 और 4। तो 3 हमें आगे देखने को मिलेगा और 4 पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो 3 है उसका मास कम है तो उसमें ज़्यादा चार्ज होगा तो वो जल्दी तेज़ी से भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम 3 जेल बेड मतलब तीन एगरोज के जेल बेड हम बनाएंगे, जिसमें एक में हम राजू का देखने को मिलेगा, एक में हमें ऋतु का देखने को मिलेगा और एक में हमें राम का देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें अभी कंपेयर भी करना है इसलिए हम तीनों का अलग अलग बनाएंगे। थर्ड स्टेप हमारा होता है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में क्या होता है, नाउ पुट दीज डीएनए इन नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ब्लॉटिंग पेपर थ्रू जेल। अब जो एगरोज जेल है उसमें हम ब्लॉटिंग पेपर, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर, उसके ऊपर सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अटैच कर लेंगे। मतलब एग्रोज जेल बेड है उसके ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर डालेंगे तो जितने भी हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो उस पर अटैच हो जाते हैं। तो हमें नाइट्रोसेलुलोज पेपर देखने को मिल रहा है, उसमें हमारे ऋतु, राजू और राम, उन सब के जो
सीक्वेंसेस है वो हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। फोर्थ प्रोसेस होती है रेडियो एक्टिव प्रोब्स, जिसे हम फोर्थ स्टेप होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हमारे रिपीटिंग सीक्वेंस हैं उनके हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच कर देते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। इनको हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स कहते हैं। ये स्मॉल पीसेस होते हैं डीएनए के, जो कि रिपीटिंग सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इनको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर डाल देते हैं इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को। अब जो ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं, जब हम इनको डीएनए पीसेस के मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डाल देते हैं तो ये अपने अपने सीक्वेंस से अटैच हो जाते हैं, जिससे ये डीएनए को भी रेडियो एक्टिव बना देते हैं। जो कि हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस था उनको भी रेडियो एक्टिव बना देते हैं। ठीक है, अब थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी हम इन प्रोब्स को देख सकते हैं और जो भी कोई मर्डर्ड होता, जो भी कातिल होगा उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसका भी ऐसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया होगा, सब चीज़ किया होगा। तो जैसे हमें यहाँ सीक्वेंस देखने को मिलेगा वैसे ही हमें उस कातिल की जो रिपीटिंग सीक्वेंस होंगे वहाँ देखने को भी मिलेगा। तो हम तीनों के जो सीक्वेंसेस हैं उनको मैच करके हम पता लगा सकते हैं थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी कि कौन इनमें से कातिल हो सकता है। इसी तरह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो इन चीज़ों में हेल्प करता है। सेम हम पैटर्निटी टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट में भी इसे यूज़ करते हैं। तो यहीं पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।